शुरू करने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। टोटल हमारे पास 10 प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, तो टोटल हमारे पास 1000 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ईयर वाइज एक प्लेलिस्ट ओरिएंटेड वे में हम इसको शुरू कर रहे हैं। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। पहले मैं बता देता हूँ कि हम किस तरीके से इसे कवर करने वाले हैं। हमें पता है जो एसएससी का पैटर्न है उसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिसको कि काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाए और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने। तो आज का जो वीडियो है हम 16 नवंबर 2022 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 25 है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द रजिस्टिविटी ऑफ वायर इज डिपेंड ऑन। देखिए, जो रजिस्टिविटी होता है वायर का, ये बेसिकली वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल का कैसा कंडीशन है, ठीक है, और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये कोई भी शेप या डायमेंशन साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। ये लेंथ पे भी कभी डिपेंड नहीं करेगा, ना ही उसके रेडियस या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following options is true respect to extending the range of wattmeter using instrument transformer? ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा सबसे लास्ट में बनाने का, क्योंकि यहाँ पे रीड आउट टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है का सीटी और पीटी, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? सीटी और पीटी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास हाई वोल्टेज या हाई करंट का मेजरमेंट करना है, ये डायरेक्टली हम 200 वोल्ट के वोल्ट मीटर से या 10 एम्पियर के मीटर से हम इसको नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हाई वोल्टेज को हम कन्वर्ट करेंगे 200 या उसके रिलेटेड वोल्टेज में, एंड हाई करंट को कन्वर्ट करेंगे उस रेंज के वोल्ट करंट में। फिर उसके बाद हम उसे करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करके या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके मेजर करते हैं वोल्टेज का। अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। सपोज कोई हमारे पास एक सप्लाई है, सप्लाई सिस्टम है। सप्लाई सिस्टम में यहाँ पे लोड है। ये जो लोड है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे काफ़ी हैवी वोल्टेज है, 132 किलो वोल्ट है सेंडिंग एंड का, और यहाँ पे रिसीविंग एंड का कुछ ना कुछ वोल्टेज है। हमें इसे मेजर करना है। सबसे पहले यहाँ से जब हम करंट को मेजर करेंगे, उसके लिए करंट ट्रांसफार्मर को यहाँ पे हम सीरीज में लगा लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग से। किस तरीके से मैं अभी पूरा दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग को लगा लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा दोनों भी ट्रांसफार्मर का। अब हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है करंट ट्रांसफार्मर का, वो हमारा इस तरीके से रहेगा, ये वैट मीटर के साथ कनेक्टेड। ठीक है, और सिमिलरली जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, ये भी हमारा कनेक्टेड रहेगा वैट मीटर के साथ। इंडक्टिवली इसको हम कनेक्ट करते हैं, बेसिकली कंडक्टिवली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिएक्टर लगा लेते हैं शॉर्ट सर्किट करंट को अवॉइड करने के लिए। इस तरीके से रहता है। तो मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, ये दोनों के जो सेकेंडरी वाइंडिंग है किस तरीके से कनेक्टेड है। सबसे पहले ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये पैरेलल में कनेक्टेड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के, और करंट ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये सीरीज में कनेक्टेड है वैट मीटर के साथ। ये हमारा वैट मीटर है, और ये जो हमारा वैट मीटर है वॉट जो भी रीडिंग रहता है वो रिक्वायर्ड वो यहाँ पे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when the rated load with 0.8 lagging power factor is supplied, the terminal voltage of three-phase star connected alternator with certain interference is 6600 volts line to line value. With the same interference, the voltage developed in the open circuit is 7154 volt phase value. What will be the voltage regulation of alternator? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो वोल्टेज दिया गया है। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारे पास VLL 6600 वोल्ट दिया गया है, और एक हमारे पास फेज वोल्टेज 7154 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है अल्टरनेटर का। हमें पता है सबसे पहले तो दोनों को हम चाहे फेज में कन्वर्ट कर देंगे या लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। वी लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स वी फेज वोल्टेज। तो मैं दोनों को भी लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा फेज वोल्टेज है इसको लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए VL इक्वल टू √3 टाइम्स 7154 करेंगे, तो इसका जो आंसर हमारा आता है वो आता है 12391 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अब हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये हो जाएगा 12391 माइनस 6600 अपॉन 6600। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 0.87 आता है। तो अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं 87%। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ क्वेश्चन आजकल कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं। If IF is the full load current per phase, okay, and XS is the percentage synchronous reactance, maximum power output of alternator is। सबसे पहले जो हमारा पावर का यूनिट होता है वो होता है वैट।
तो यहाँ पे हम इजीली ऑप्शन से कर लेंगे। यहाँ पे पावर और ये जो वैट होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ पे हमारा और जो दिया हुआ है पावर मैक्स वोल्टेज इंटू आई के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा आ रहा है करंट अपॉन वोल्टेज के फॉर्म में, यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन वोल्टेज इंटू करंट के फॉर्म में, और यहाँ पे आ रहा है करंट इंटू वोल्टेज ओम के फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है जो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज एक्सेस मीन्स पर यूनिट वैल्यू है वो यूनिट लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट को नॉन कन्वेंशनल इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो खत्म हो सकता है हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसलिए हम उसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। वही विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइड्स एनर्जी, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल है। नेक्स्ट है हमारे पास द करंट इन 4 ओम रजिस्टर इन अ फिगर शोन बिलो इज। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस से जो भी करंट फ्लो होगी ये डायरेक्शन में या जो भी डायरेक्शन में, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इसको सबसे इजीली सुपर पोजिशन थियरम से करता हूँ। सबसे पहले केस में मैं 20 वोल्ट को कंसीडर करता हूँ। जब मैं 20 वोल्ट को कंसीडर करूँगा तो हमारा जो सर्किट है 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, ये और ये जो 15 ओम है करंट सोर्स इंटरनल इम्पीडेंस के साथ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और यहाँ से हमें करंट फाइंड करना है आई 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट के थ्रू जो करंट हमारा होगा आई 20 वोल्ट, उसकी डायरेक्शन नीचे रहेगी, तो ये हो जाएगा 20/6 एम्पियर इक्वल टू 10/3 एम्पियर। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, 15 एम्पियर को कंसिडर करूँगा, 15 एम्पियर, और यहाँ से हमारे पास एक करंट चले जाएगी 4 ओम के रिस्पेक्ट में और एक 2 ओम के रिस्पेक्ट में, और ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये जो 15 एम्पियर है इसके 2 ब्रांच बनेंगे, एक इस करंट को मैं ले लेता हूँ आई 50 एम्पियर, तो ये, और एक दूसरा जो है ये आई 2, कुछ भी मैं इसका नाम ले लेता हूँ। तो मुझे बेसिकली आई 15 एम्पियर निकालना है जो 4 ओम के थ्रू जा रहा है। तो ये जो होगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, तो ये हो जाएगी एज पर करंट डिवीजन रूल 15 टाइम्स अपोजिट रेजिस्टेंस 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 6 ओम। अब देखिए चूँकि यहाँ पे 10 ओम है सीरीज में लगा हुआ, इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 30/6 एम्पियर। तो आई 15 एम्पियर के थ्रू जो जा रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ 15/3 एम्पियर, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ओवरऑल करंट जो होगी 4 ओम से वो हो जाएगी हमारी 10/3 - 15/3 इक्वल टू -5/3 एम्पियर। यहाँ पे हमें पूछा नहीं गया है कि A to B करना है या B to A करना है, 5/3 का सिर्फ हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है A to B to A, तो देखो A to B हमारा -5/3 एम्पियर हो रहा है, तो B to A हमारा +5/3 एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है द एक्टिव एंड लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट टेकन बाय एसी सोर्स फ्रॉम अ 200 वोल्ट सप्लाई आर 40 एम्पियर एंड 30 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस। तो सबसे पहले मैं क्या इस सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जब मैं सर्किट को ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है ये 200 वोल्ट है, और यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक एक्टिव कंपोनेंट और एक लैगिंग कंपोनेंट। जो एक्टिव कंपोनेंट है वो है 40 एम्पियर और जो लैगिंग कंपोनेंट है वो है 30 एम्पियर। तो ओवरऑल जो करंट होगा वो हमारा आई हो जाएगा, आई इक्वल टू 30² + 40² √345। तो 50 एम्पियर हमारा आ जाता है आई की वैल्यू। तो इस सर्किट में हमारा जो इम्पिडेंस होगा वो होगा सप्लाई वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू 200/50 इक्वल टू 4 ओम। तो एडमिटेंस जो होगा वो होगा 1/Z इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25 ओम और साइमन। नेक्स्ट है द एरिया अंडर डेली इंटीग्रेटेड लोड कर्व इज इक्वल टू। देखिए लोड कर्व में 2 रहते हैं, जो हमारा एक एक्स एक्सिस रहता है और एक वाई एक्सिस रहता है। जो वाई एक्सिस है वो पावर को डिनोट करता है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम को डिनोट करता है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी, तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी मीन्स यूनिट जनरेट। तो अगर ये डेली लोड कर्व रहेगा तो यूनिट जनरेटेड पर डे करेगा, अगर ये वीकली रहेगा तो यूनिट जनरेटेड पर वीक रहेगा, सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इन ए सी इज नोन एज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है। आर एम एस अपॉन एवरेज, इसको बोलते हैं हम फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इसकी वैल्यू रहती है साइनोसाइडल करंट के लिए 1.11। वही हम पिक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं हम पिक फैक्टर। ये साइनोसाइडल के लिए 1.41 रहता है या √2 रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 20 मिली हेनरी। इफ द करंट थ्रू द सर्किट चेंज एट द रेट ऑफ 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड, देन फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो हमारा लॉ है E = L di अपॉन dt होता है। तो E = हमारे पास L की वैल्यू कितनी है 20, di/dt हमारे पास दिया है 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड। 50 मिली, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1000 मिली वोल्ट होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट। अंडर फैंटम लोडिंग टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर द पावर रिक्वायर्ड टू टेस्ट इज। अब देखिए फैंटम लोडिंग क्या होता है। फैंटम लोडिंग ये होता है इवन अगर कोई भी इक्विपमेंट है वो ऑफ भी है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करता है, वेरी लेस। और जो एनर्जी मीटर का डिस्क उसके चलते घूमने लगता है, ठीक है, काफ़ी स्लो, अंडर नो लोड पे भी वो घूमता है, उसी को हम फैंटम लोडिंग कहते हैं। अब ये जो फैंटम लोडिंग है ये एक और टर्म आता है फैंटम लोडिंग टेस्टिंग। फैंटम लोडिंग टेस्टिंग भी इसी के लिए किया जाता है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी लो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है टेस्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास 2 सर्किट है, ठीक है। एक सर्किट है, मैं सबसे पहले एक एनर्जी मीटर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक एनर्जी मीटर है, ये हमारा लोड है, ठीक है। और जो एनर्जी मीटर का रेटेड सप्लाई है वो है 220 वोल्ट। और एनर्जी मीटर में एक हमारे पास प्रेशर कॉइल लगा हुआ है, एक करंट कॉइल लगा हुआ है। प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है या वोल्टेज कॉइल, सॉरी, करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल का मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। करंट कॉइल की रेजिस्टेंस मैं 0.1 ओम ले लेता हूँ। प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये सीरीज में पैरेलल में ये वोल्टेज को मेजर करता है, तो इसका रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 4400 ओम। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालूँ तो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, सबसे पहले कुछ ना कुछ प्रेशर कॉइल के अक्रॉस हमारा एनर्जी कंज्यूम होगा, वो हो जाएगा 220 × 220 अपॉन 4400, ठीक है। तो टोटल जो होता है हमारा यहाँ पे ये हो जाता है हमारा 11 वाट टू 11 वाट। और मैं मान लेता हूँ इस एनर्जी मीटर से 9 एम्पियर रेटेड करंट जा रही है लोड के थ्रू, ठीक है। लोड को जो रेटेड करंट मिल रही है वो 9 एम्पियर मिल रही है। तो और इसमें लोड एनर्जी कितना हो जाएगा 220 × 9 = 1980 वाट। तो मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी जो नॉर्मल कंडीशन में एनर्जी जो कंज्यूम होगा ये हो जाएगा 1991 वाट। तो ये जो एनर्जी है ये नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूम होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है। ये नॉर्मल जो आपके घर में एनर्जी मीटर रहता है वो जितना भी एनर्जी कंज्यूम करता है उसे हम डायरेक्ट लोडिंग कहते हैं। और फैंटम लोडिंग में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों को सेपरेट करते हैं। जो हमारा प्रेशर कॉइल रहता है उसको हम सिंपल वोल्टेज या करंट के साथ इनर्जाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा करंट कॉइल रहता है वो नॉर्मली सप्लाई के अक्रॉस रहता है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रेशर कॉइल को एज इट इज ले लेता हूँ। ये प्रेशर कॉइल 4400 ओम का था और यहाँ पे जो है 220 वोल्ट का सप्लाई था। तो ये सेम एनर्जी कंज्यूम करेगा प्रेशर कॉइल, ये करेगा 220 × 220 अपॉन 4400, तो ये 11 वाट करेगा। और जो हमारा करंट कॉइल है उसको मैं क्या करूँगा, रेटेड सप्लाई के अराउंड ले लूँगा। जो ये हमारा ये करंट कॉइल है इसको मैं कुछ वोल्टेज लगा लूँगा जिससे कि यहाँ से रेटेड करंट फ्लो हो। तो ये 9 एम्पियर था हमारा रेटेड, तो यहाँ से हमारा लेके कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं 9 वोल्ट ले लिया जिससे कि 9 एम्पियर हो। ये 0.1 ओम है और ये 0.9 ओम का मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लिया। तो हमारा जो यहाँ पे टोटल पावर आया है इस टेस्ट के दौरान यहाँ पे करंट कॉइल के थ्रू ये हो रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, वो आ रहा है 9 × 9 = 81 वाट। तो टोटल पावर कंज्यूम जो होगा, पावर जो हमारा लग रहा है कौन से फैंटम लोडिंग में,
वो हमारा हो जाता है 11 + 81 = 92 वाट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फैंटम लोडिंग है उसमें काफ़ी लो पावर कंज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर एंगल ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। सबसे पहले अगर मैं आरसी सीरीज सर्किट को ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से इसका ट्रायंगल बनेगा। ये आर रहेगा, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये हमारा एक्स ही रहेगा, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे फाई ले लेता हूँ एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं 10 फाई लूँगा, 10 फाई = हो जाएगा XC/R। तो XC को मैं लिख सकता हूँ 1/ωc/R। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ωRC, ठीक है। तो हमारा जो फाई होगा, फाई = tan इनवर्स 1/ωRC, ठीक है। यही अगर RL सर्किट रहता तो RL में ωL/R हमारा हो जाता tan इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज अप्लाइड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मीन्स EMMC, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके प्रिंसिपल, उसमें कौन से कंट्रोलिंग, डैम्पिंग, टॉर्क लगते हैं, उसके पावर सप्लाई क्या रहते हैं, उसको हम यूज कहाँ पे करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो रहता है इसमें 2 कॉइल रहता है, जो वैटमीटर में रहता है, करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल। तो जो रहता है फोर्स जो है, 2 करंट कॉइल के बीच का जो फोर्स रहता है, जो कंडक्टर का काम करता है, उससे जो है पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बैंडविड्थ ऑफ RLC सर्किट। अब देखिए बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बैंडविड्थ को अगर हम डिफाइन करें तो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे क्या रहता है, सिग्नल लाई करता है, सिग्नल रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे RLC सर्किट की बात करूँ तो ये √2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम रहता है, ये IM। तो यहाँ पे √2 रहेगा, 1/√2 रहेगा IM। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रहता है लोअर फ्रीक्वेंसी, ये रहता है हायर फ्रीक्वेंसी। तो इतने दूर का जो एरिया है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, का जो लेंथ है, इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। अब ये बैंडविड्थ जो है ये होता है सबसे पहले जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है और अपॉन क्वालिटी फैक्टर, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है, और ये सेम फार्मूला हम सीरीज एंड पैरेलल दोनों सर्किट के लिए भी यूज करते हैं बैंडविड्थ का। बाकी अब क्या रहता है, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला अलग अलग हो जाता है सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ये है रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द क्वालिटी फैक्टर। तो इन्होंने यहाँ पे उल्टा दिया था, क्वालिटी फैक्टर टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंसेज। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो इजीली। यहाँ पे जो टोटल V इक्विवेलेंट हो रहा है, इसकी पोलरिटी प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -25 वोल्ट। और यहाँ पे जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा 12 + 5 + 8 25 ओम। तो हमारी जो करंट की वैल्यू होगी -1 एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इस डायरेक्शन में तो -5 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट निकालना है आउटडोर और इंडोर सबस्टेशन का। देखिए पहला है फ्यूचर एक्सटेंशन इज इजी इन आउटडोर सबस्टेशन। जो हमारा आउटडोर सबस्टेशन ये आप देख सकते हो, और ये हमारा इंडोर है। आउटडोर सबस्टेशन को हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे लैंड एक्वायर्ड इजीली हो सकती है। वही इंडोर सबस्टेशन की बात करो तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है सबस्टेशन को एक्सटेंड करने के लिए। और आउटडोर सबस्टेशन काफ़ी कम टाइम में जो है इरेक्ट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। वही इंडोर सबस्टेशन में डीलिंग करने होते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही हो पाते हैं। आउटडोर सबस्टेशन जो है काफ़ी बड़ा भी रहता है इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में, क्योंकि ईजिली उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वही अगर हम कॉस्ट की बात करूँ तो आउटडोर सबस्टेशन का कम रहता है एज कम्पेयर टू इंडोर सबस्टेशन, क्योंकि इंडोर सबस्टेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर के। नेक्स्ट है 4 पोल DC सीरीज मोटर हैज़ अ वेव कनेक्टेड आर्मेचर विद 200 कंडक्टर. The flux per pole is 20 milliweber. When the motor is drawing 20 ampere from the supply, the back EMF of motor is 200 volt. Calculate the speed of motor under this condition. सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकाला गया है, निकालना है स्पीड। और स्पीड निकालने के लिए हमें पता है जो बैक EMF होता है वो P∅ZN अपॉन 60A होता है। तो यहाँ पे हमें सारे डेटा दिए गए हैं, हमें यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करने हैं। तो स्पीड इक्वल टू हमारा 60A टाइम्स E अपॉन P∅Z। E हमारा हो जाएगा बैक EMF
EMF, Z नंबर ऑफ कंडक्टर, फ्लक्स पर पोल, P नंबर ऑफ पोल्स, A हमारा हो जाता है पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल है 4, कंडक्टर हमारे पास 200 है, फ्लक्स पर पोल हमारे पास 20 मिली वेबर है दिया हुआ। यहाँ पे हमें करंट की कोई नीड नहीं है। बैक EMF हमारे पास 200 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे एक इशू है, हमारे पास A की वैल्यू नहीं दी गई है, बट यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। वही अगर लैप रहता तो A इक्वल टू हमारा P होता। अब मैं ये सारे डेटा को इस फॉर्मूला में जब पुट करता हूँ तो N की वैल्यू हो जाती है 60 टाइम्स 2 टाइम्स 200। एक बार मैं फिर से यहाँ पे कर लेता हूँ, 60 टाइम्स 2 टाइम्स 200 अपॉन 20 मिली वेबर है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर 200 है और 4 हमारे पास पोल है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा आंसर हो जाता है 500 RPM। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमांड फैक्टर ये होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। अब देखिए जो हमारा कनेक्टेड लोड है ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और जो मैक्सिमम डिमांड है ये टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो डिमांड फैक्टर हम लेते हैं ये कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं लेते हैं, इंस्टेंट टाइम का नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल का लेते हैं, नॉट ए पर्टिकुलर टाइम का। क्योंकि अगर आप 6 o'clock पे देखोगे तो हमारा मैक्सिमम डिमांड कुछ और रहेगा, 6:01 में देखोगे तो हमारा मैक्सिमम डिमांड कुछ अलग रहेगा। ये चेंज होते रहता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम डिमांड फैक्टर को कभी भी टाइम डिपेंडेंट नहीं लेते हैं, ये हम टाइम इंडिपेंडेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर टेकिंग इन हैंड इवन द कॉन्ट्रैक्टर फॉलोइंग गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस मे बी अनअवेयर ऑफ। देखिए कॉन्टिजेंसी जो होता है ये एक ऐसा चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल कि फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया। कभी भी आप कोई भी काम को शुरू करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हो, आपको ये नहीं पता रहता है कि कोई डिजास्टर या कुछ भी ऐसा कॉन्टिजेंसी आने वाला है, ठीक है। वही आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो आपके पास हमेशा एनालिसिस, कॉस्ट कितना लगेगा, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगी, क्या उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, कितना रेंट रहने वाला है हमारा, कौन सा हमारा ओवरहेड चार्ज रहने वाला है, ये सारे हमें पता रहता है सिर्फ कॉन्टिजेंसी को छोड़ के। नेक्स्ट है हमारे पास द लोड फैक्टर इज डिफाइन एज द। देखिए लोड फैक्टर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड या पिक डिमांड, पिक लोड एनी पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एप्लीकेशन सच एज इंडक्शन फर्नेस कंट्रोल डैश मोटर इज यूज। देखिए यहाँ पे कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास तो हम चाहे तो सिंगल वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर का भी यूज कर सकते हैं, 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर का भी यूज कर सकते हैं। कभी भी जो ड्राइव का सिलेक्शन होता है उसका एक कंसिडरेशन रहता है कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा रहता है उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है, और उसकी जो है कितना डिमांड है। सबसे पहले शेडेड पोल मोटर का जो टॉर्क रहता है, पावर रहता है, काफ़ी कम रहता है, इसकी पावर फैक्टर भी काफ़ी फोर्स रहती है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। रिपल्सन मोटर की बात करूँ तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास सुपेरियर मोटर अवेलेबल है, सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू कैपेसिटर। अब हमें कंपैरिजन करना है सिंगल या 2 वैल्यू में, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉजिकल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखिए कोई भी अगर हम लॉजिकल मेथड, सबसे पहले लॉजिकल मेथड होता क्या है, लॉजिकल मेथड जो है एस्टिमेशन का, हम अगर कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाला है, क्या क्या कॉस्ट, कहाँ कहाँ पे हमें एसेसरीज, नेट कॉस्ट, कितना ओवरहेड चार्ज हमें लगने वाला है। बट एग्जैक्टली जो है एक्यूरेटली हम कोई भी क्वांटिटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो वो बिल्डिंग में कितने ब्रिक्स का यूज़ होने वाला है वो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो, बट आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड स्टेटमेंट अबाउट आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंपली बताऊं डीसी मोटर के रिस्पेक्ट में या डीसी जनरेटर के रिस्पेक्ट में तो आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारे पास 2 मेन पोल रहते हैं नॉर्थ टू साउथ। ये जो नॉर्थ टू साउथ है ये एज द लॉ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ये फ्लक्स यहाँ पे अपने हिसाब से सेटअप होता है। बट जब हम यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर को
मूव करते हैं इसमें, तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने के चलते यहाँ पे एक करंट फ्लो होने लगता है। करंट की डायरेक्शन के चलते यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है, जो क्या करता है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसके 90 डिग्री या अपोजिट, वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अपोज करता है एज पर द लेंजेस लॉ। तो ओवरऑल जो हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये थी मेन फील्ड की, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है चेंज हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, जो मेन आर्मेचर का जो फील्ड था उसने क्या किया, मेन फील्ड के ऊपर अपना अप्रोच किया और उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन जो है डीसी मशीन में भी होता है और अल्टरनेटर में भी होता है। आर्मेचर रिएक्शन से होता क्या है, जो जनरेटेड वोल्टेज है वो कम हो जाता है। अगर हम डीसी मशीन की बात करूँ तो वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन लोड पे डिपेंड करता है, वही अल्टरनेटर में लोड का करंट कितना है और लोड की पावर फैक्टर कितनी है, ठीक है, कॉस फाई, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी हमने बता ही दिया क्यों होता है आर्मेचर रिएक्शन। जब जनरेटर लोड होता है तो आर्मेचर से जो करंट फ्लो होता है वो आर्मेचर करंट खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जनरेट वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, बट कभी भी ये इंक्रीज़ नहीं करता और स्पार्किंग ब्रशेस रिड्यूस नहीं करता है। ये कभी भी ब्रश जो है स्पार्किंग का उसको रिड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन 3-फेज डायनेमोमीटर। अगर मैं ब्लंडर थ्योरम का बात करूँ तो उसमें क्या होता है, जो मिनिमम अगर पी वायर है तो P-1 हमारे पास वाट मीटर की रिक्वायरमेंट चाहिए रहता है पावर को मेजर करने के लिए। तो अगर हमारे पास 3-फेज डायनेमोमीटर वाट मीटर है तो उसमें जो है हमें 2 वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 2 करंट कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी और 2 प्रेशर कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, 2 करंट कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी और 2